हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हमने लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना। ये भी बोलने में अजीब सा लग रहा होगा, अभी बताऊंगा कैसे होता है। ये हमारा वेक्टर है। पहले बैकग्राउंड में कंसिडर करते हैं कि हमारा प्लेन है एक्स वाई प्लेन। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स वाई प्लेन है, 2 डायमेंशन एक प्लेन है। इसमें हमारा एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर कह लेते हैं इसे। ओके, ये हमें क्या पता है? ये हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा डिग्री बना रहा है। ओके, अब हमें इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मतलब उसके पार्ट्स होते हैं कि जिन्हें हम ऐड अप करेंगे तो वो सेम वेक्टर आएगा। तो इसे करने का क्या तरीका होता है? मतलब आगे चल के तो हम सीधा सीधा करेंगे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व। अभी पहले आपको वो सिखा रहा हूँ कि कैसे कंपोनेंट्स में क्यों हम रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो अगर आप इस वेक्टर को डायगोनल मान के एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हो, इसे डायगोनल मान लो। ओके, तो एक रेक्टेंगल क्रिएट होता है। ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर हम जो ये ए वेक्टर हमें गिवन है इसे हम डायगोनल मान लेते हैं तो एक एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो 2 साइड्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे हैं, राइट। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, ये ओरिजिन मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं है ओरिजिन पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता था ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम इस रेक्टेंगल को बना सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओरिजिन सिर्फ क्योंकि आसान होता है इसलिए मान रहा हूँ, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी हो सकता था। ओके, ये ए वेक्टर है। अब ये किस किस को समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ इस पॉइंट को मैं पी मानता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू लेता हूँ, तो ये किस किस को समझ में आ रहा है? जो ओ पी वैक्टर है और जो ओ क्यू वैक्टर है उनका जो सम होगा वो ए वेक्टर होगा। ये बात किस किस को समझ में आ रही है? यही होता है ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। क्या होता है कि ये वाला वेक्टर अगर ओ पी वेक्टर होता और ओ क्यू वेक्टर होता, अगर मैं इनका सम करूँगा ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर का, तो वो डायगोनल आएगा, जो कि हम पैरेललोग्राम कन्वर्ट करके बनाते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है तो मतलब ओके, लेकिन मतलब समझ रहे हो ना। तो ओ पी वैक्टर और ओ क्यू वैक्टर का जो सम होगा वो ए वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ओ पी वैक्टर और ओ क्यू वैक्टर के सम के बराबर लिख सकता हूँ। ओके, ये बात सबको समझ में आती है? तो अब मुझे ओ पी वैक्टर निकालना है और ओ क्यू वैक्टर निकालना है। ओके, अब मुझे वेक्टर का पहले मुझे बता रखा है मैंने क्या होता है। वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है कि ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ओ पी वैक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो मुझे मतलब ओ पी वैक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालनी है, सिमिलरली ओ क्यू वैक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालनी है। ओ क्यू का मोड और ओ क्यू का कैप। ओके, अब डायरेक्शन तो बहुत सिंपल है। डायरेक्शन जो कैप वाला जो होता है, ये मैंने आपको बताया था क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है ओ पी की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर होता है जिसका कैप है उस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये ओ पी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, राइट। प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ओके, और प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कैप होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है, उसका हमने एक पर्टिकुलर नाम रख रखा है, आई कैप होता है वो। ओके, और सिमिलरली जो ओ क्यू है वो प्लस वाई डायरेक्शन में है। जो ओ क्यू है वो प्लस वाई डायरेक्शन में है हमारा, और जो ओ क्यू कैप होगा वो यूनिट वेक्टर होगा ओ क्यू की डायरेक्शन में, जो कि प्लस वाई डायरेक्शन है। तो जो ओ क्यू कैप होगा वो यूनिट वेक्टर होगा प्लस वाई डायरेक्शन में, और जो यूनिट वेक्टर होता है प्लस वाई डायरेक्शन में उसे हम जे कैप कहते हैं। तो हमारी डायरेक्शन तो हमें यहीं से पता चलेगी। अब सिर्फ हमें क्या निकालना है? ये मैग्नीट्यूड निकालना है ओ पी और ओ क्यू का। तो ये सिंपल है। ओ पी का मैग्नीट्यूड, ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, देखिए हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है, मॉड ए होगी। हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है, मॉड ए होगी, राइट। तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ओ पी की लेंथ निकालनी है, और मुझे ये पता है थीटा है। तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो ओ पी की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मॉड ए, तो ओ पी की लेंथ यहाँ से निकल गई ना, क्या हो गई?
ओपी की लेंथ हो गई मॉड ए कॉस थीटा, ओपी की लेंथ हो गई मॉड ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं करूँगा ये वाला ओ क्यू किसके बराबर होगा, डायग्राम में देखोगे ओ क्यू की जो ये साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी, रेक्टेंगल्स के अपोजिट इक्वल होती है। तो जो ओ क्यू की जो ये वाला जो ओ क्यू की लेंथ है वो भी ये वाली जो लेंथ होगी वो मॉड ऑफ ओ क्यू ही होगी। ये किसको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कि ये जो अपोजिट लेंथ है इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी जो अपोजिट साइड से रेक्टेंगल की। और ये वाली लेंथ मुझे पता है कितनी है ओ क्यू, क्योंकि ये ओ क्यू का वेक्टर है तो इसकी लेंथ मुझे पता है मॉड ऑफ ओ क्यू होगी, राइट। तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी मॉड ऑफ ओ क्यू होगी। तो ये समझ में आता है। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम बात कर रहे हैं तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा मॉड ऑफ ओ क्यू डिवाइडेड बाय इसकी हाइपोटेन्यूस की मॉड ए। तो यहाँ से ही निकल जाएगा हमारा कि जो ओ क्यू का मॉड होगा वो होगा मॉड ए साइन थीटा। ये निकल गया। अभी से इन चीज़ों को ये वाला आई कैप, ये जे कैप, ये और ये इन सबको इस वाले फॉर्मूले में अगर पुट कर दो, इन सारी चारों चीज़ों को मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो जो मेरा ए वेक्टर आएगा वो आएगा ओ पी वैक्टर और ओ क्यू वैक्टर का सम। ओ पी वैक्टर को मैं लिखूँगा ओ पी का मोड इंटू ओ पी कैप प्लस का ओ क्यू का मोड इंटू ओ क्यू कैप। ओके, फिर अगली लाइन में चलेंगे, जो ओ पी का मोड है वो मैंने अभी निकालना है, कितना है ओ पी का मोड, मॉड ए कॉस थीटा। ओ पी कैप मुझे पता है क्या है आई कैप, प्लस ओ क्यू मुझे पता है ओ क्यू का मोड कितना है मॉड ए साइन थीटा, और ये कितना है जे कैप। तो ए वेक्टर रिजॉल्व हो गया, ए वेक्टर रिजॉल्व हो गया, ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। तो अगर हम इसमें देखेंगे डायग्राम में तो अगर ये ए है, ए वेक्टर है, तो उसका जो ये वाला कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो होता है, ठीक है ना, जिस साइड थीटा है, एक्स एक्सिस भी नहीं, अगर ये थीटा मतलब एक्स एक्सिस और ए के बीच में थीटा बना रहा है ना, तो थीटा के इधर वाला है जो थीटा के साइड वाला एंगल जो साइड होती है वो होती है उसकी आई कैप का कंपोनेंट ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप। तो ये वाली साइड कितनी हो गई ए कॉस थीटा आई कैप। और जो इसके जो ये थीटा है उसके जो अगला वाला है जो कि जहाँ पर थीटा कंसिडर नहीं है, ये वाली जो साइड है ये होती है ए साइन थीटा जे कैप हो गई, ठीक है ना। ए साइन थीटा होती है और जे कैप क्योंकि डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो अगर तो बेसिकली अगले पेज पे चलते हैं। बेसिकली कोई भी वेक्टर है अगर ये ए वेक्टर है और ये किसी सरफेस से, वो सरफेस ज़रूरी नहीं आपकी वही हो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस हो, कोई भी सरफेस हो सकती है, उससे थीटा बना रहा है, तो हम उस सरफेस के एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है, ये एक सरफेस है, ये वाली एक सरफेस मान लेते हैं। ओके, ये एक सरफेस है और ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर इस सरफेस से थीटा डिग्री बना रहा है। तो जो इस ए वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो इसके इस सरफेस के इस वाले जो ये सरफेस वाला पार्ट है और ये जो उसके परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो अलोंग दी सरफेस का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, और जो अलोंग दी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। ये दो वेक्टर्स का सम होगा। ओके, और अगर ये सरफेस मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस से लाइक ओवरलैप करती है, अगर ये सरफेस और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरा ओवरलैप करता है और ये प्लस है और ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा के आगे आई कैप हो जाएगा और यहाँ पे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा के आगे जे कैप हो जाएगा। ओके, ये आई कैप और जे कैप इसलिए आया क्योंकि ये सरफेस मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस से ओवरलैप कर लिया, कि जिस डायरेक्शन में मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, उसी डायरेक्शन में मेरी सरफेस और ये परपेंडिकुलर जो सरफेस है। अगर ये कुछ और होता तो आई कैप और जे कैप नहीं लिखते, उसके वाला जो कैप होता है वो लिखते। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्या था कि मैंने ए वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, जो ये थीटा के जिस साइड थीटा होता है उस साइड ए कॉस थीटा में रिजॉल्व होता है उसका कंपोनेंट, और जिस साइड नहीं होता थीटा उस साइड ए साइन थीटा में होता है। तो इसे याद रखना, तो ये ए कॉस थीटा होता है और ये ए साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर उसे ये अगर ए वेक्टर था हमारा तो नीचे की साइड करेंगे तो ए कॉस थीटा आया, और इसे इधर की साइड करेंगे ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर साइड ले गए तो ए साइन थीटा आया। तो ए को रिजॉल्व करने में ए कॉस थीटा ए साइन थीटा।
ओके, अब ये याद रखना है, ठीक है। तो ये रिजॉल्व करना आपको सिखाया, और तरीका मैंने आपको बता दिया क्यों रिजॉल्व हो रहा है ए कॉस थीटा साइन थीटा में, क्योंकि अगर हम ए वेक्टर को अगर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो ए कैप होता ए वेक्टर होता, और जो उसके पार्ट्स होते हैं अगर हम उसे ओ पी और ओ क्यू मान के सॉल्व करते तो वो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आते। तो वो तो था लाइक डेरिवेशन टाइप की जब रिजॉल्व किया, लेकिन आगे से बस हमें ये याद रखना है कि ए को जब रिजॉल्व करते हैं तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होता है। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नीचे वाला होता है, जो थीटा की डायरेक्शन वाला होता है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और जो थीटा की डायरेक्शन वाला नहीं होता वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। तो ओके, तो ए को हमने 2 में डिवाइड कर लिया। वेल डन। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो पहला एग्जांपल है मेरा ये बनाया, दिस इज़ माई ए वेक्टर, ये मेरा 1 है और ये भी मेरा 1 है। ओके, तो मुझे ए वेक्टर निकालना है क्या है। अगर मेरे बैकग्राउंड में ये क्या है, मेरा एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, तो मेरा क्या होता है जो ए वेक्टर होता है वो मैंने अभी पहले आपको बताया कि क्या होता है, मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप, ये होता है। तो इसमें जो मॉड ए कॉस थीटा वाली जो टर्म होती है इसे मैं ए एक्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ, और इसे ये वाले को मैं लिख सकता हूँ ए वाई। मतलब क्या है कि कंपोनेंट ऑफ ए इन दी एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वाई इन दी एक्स डायरेक्शन, ए का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, सॉरी, ए कंपोनेंट ऑफ ए एक्स डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ ए वाई डायरेक्शन में। ए एक्स और ए वाई का मतलब ये भी हो सकता है, और जो ये ए एक्स है और ए वाई है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस कि वो किधर किस डायरेक्शन में, मतलब ओके ना। सो और फिर आई कैप और जे कैप तो लग ही जाता है, तो आई कैप प्लस जे कैप। सो मैं पहले लिख सकता हूँ कि जो ए वेक्टर है मेरा वो ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है, और इसमें मुझे ए एक्स और ए वाई क्या हो सकते हैं, वो मेरे कंपोनेंट्स हैं ए के एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो प्लस एक्स और प्लस वाई में जा रहे हैं कि माइनस एक्स और माइनस वाई में जा रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जो मेरा ए वाई की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है, मेरा 1 है, तो ए वाई मेरा यहाँ पे +1 है क्योंकि वो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर आप देखोगे ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, ये ए एक्स है, ये -1 है क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे पता चल गया। तो जो मेरा ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए एक्स मतलब -1 आई कैप +1 जे कैप। अगर 1 को हटा देते हैं तो ये होगा मेरा -i कैप प्लस जे कैप। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, कंप्लीट करो। ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा b है। ओके, तो मुझे पता चल गया। अब तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ कि b क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। बोले तो x कंपोनेंट b का x डायरेक्शन में कंपोनेंट वो कितना है, यहाँ से दिख रहा है मुझे 3 है ना, x की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये x एक्सिस है, y एक्सिस अगर पीछे लेके चलता है, ये x है, ये y है, तो x की डायरेक्शन में 3 है, तो 3 आई कैप प्लस बी वाई की डायरेक्शन में नीचे की साइड जा रहा है 2 है, तो -2 जे कैप। तो जो मेरा बी वेक्टर आ गया वो आ गया 3 आई कैप प्लस -2 जे कैप। प्लस नहीं माइनस है, ठीक है ना, 3 आई कैप -2 जे कैप। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सी कैप कर ले, तो ये 3 है, ये 1 है। ओके, सी वेक्टर, तो जो सी वेक्टर होगा वो मेरा क्या होगा, सी एक्स आई कैप प्लस का सी वाई जे कैप। सी का जो कंपोनेंट है एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है 3 -3, ठीक है ना, डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है। जब ए एक्स लेते हैं तो ए एक्स ए वाई, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, जब भी हम मतलब ले रहे हैं ना ये वाला कि, तो क्या होता है कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो कि ए बी सी है यहाँ पे इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में मतलब वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव में है, ध्यान रखना है क्योंकि ये एरो क्या जा रहा है, इधर की साइड जा रहा है ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये -x एक्सिस की साइड जा रहा है एरो,
माइनस एक्स एक्स साइड जा रहा है एरो, सो ध्यान रखना है। ओके तो ये -3i कैप हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे जो ये भी -1 हो गया, -1j कैप। तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू -3i कैप और -j कैप। किस किस को समझ में आ गया? सब समझ में आ गए ना? गुड, आगे चलते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ये हमारी एक्सेस टाइप है, ये एक वेक्टर है, ये है इसका 5, ओके, और ये 60 डिग्री बना है यहाँ से। तो मुझे इसके कंपोनेंट्स में से रिजॉल्व करना है। तो कैसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं? ऐसे मतलब अभी मैं आपको बिल्कुल एकदम से डायरेक्ट करके नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपको फीलिंग आनी चाहिए कि क्यों हमने वो किया। तो जैसे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से एक रेक्टेंगल टाइप बनाते हैं। ये रेक्टेंगल टाइप हो गया, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये वाला कंपोनेंट है एक, और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, राइट। जब ये रिजॉल्व होगा, ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा ना, एक तो इस वाले में और एक ऊपर वाले में। तो ये वाला और एंगल कितना है? थीटा है। तो 5 को थीटा की डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो 5 cos थीटा आता है, 5 cos 60, और ऊपर की डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो 5 sin 60। ओके, सो ये वाला जो वेक्टर रिजॉल्व होगा वो होगा 5 cos 60, और ये किधर की डायरेक्शन में है? क्योंकि इधर की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस का 5 cos 60 आई कैप, और प्लस का 5 sin 60 जे कैप। ओके, तो हमने ये जो वेक्टर था इसे रिजॉल्व करेंगे। इसके जो दो कंपोनेंट्स होंगे ये होंगे 5 cos 60 और 5 sin 60, और इसे अगर हम लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे -5 cos 60 आई कैप -5 + 5 sin 60 जे कैप। गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये एंगल है 45 डिग्री, ये वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो 6 है। तो इसे जब हम रिजॉल्व करेंगे तो कैसे रिजॉल्व करते हैं? रेक्टेंगल बनाया, ड्रॉ किया रेक्टेंगल, तो एक तो ये वाला पार्ट आएगा और एक ये वाला पार्ट आएगा, इन दो वेक्टर्स में रिजॉल्व होगा। ओके ना, ये बात तो सबको समझ में आती है ना, कैसे रिजॉल्व करते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ये किसी कोई थीटा एंगल इससे बनाया, तो ये सरफेस हो गई हमारी, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। तो एक तो अलॉन्ग दी सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इन दो में ही तो रिजॉल्व करते हैं, अलॉन्ग दी सरफेस और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जिस भी सरफेस से हमारा वेक्टर कोई एंगल बनाता है थीटा, तो उस वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अलॉन्ग द सरफेस, एक होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये अगर मेरा वेक्टर था 6, ये वाला एंगल मेरा 45 है, ठीक है। तो जो ये अलॉन्ग दी सरफेस में रिजॉल्व होगा और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस में रिजॉल्व होगा। तो जो अलॉन्ग दी सरफेस वाला पार्ट होता है वो होता है उस वेक्टर का 6 मतलब, और6 cos 45, और इधर होगा 6 sin 45। और जब हम इस वेक्टर को लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 6 sin 45 डिग्री आई कैप, ओके, प्लस 6 cos 45 सॉरी माइनस जे कैप। ध्यान रखना ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है? AX, और जो ये वाला माइनस का ये 45 है ये AY। अगर वेक्टर A है तो हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, कोई भी जो A वेक्टर होता है उसे हम लिख सकते हैं AX आई कैप में और AY जे कैप में। एनी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज कि उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसका, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका आई कैप इंटू वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है जे कैप। तो इस वेक्टर का ये जो वेक्टर था 6, इसका एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आया? 6 sin 45 आया, तो मैंने 6 sin 45 कर दिया इंटू आई कैप, ओके। और जो इसका वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो आया
माइनस का 6 cos 45, 6 cos 45 उसकी लेंथ है, और माइनस क्यों, क्योंकि ए वाई कह रहे हैं, तो ए वाई में डायरेक्शन खुद से ही होती है। ए एक्स और ए वाई में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 6 cos 45 होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ए वाई है तो माइनस वाई डायरेक्शन है, तो माइनस का होगा, तो माइनस का cos 45 और जे कैप। ओके, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कन्फ्यूजन होता है ना कि यहाँ पे सर साइन आ रहा है, यहाँ पे कॉस आ रहा है। जब आपने बताया था वो तो ये होता था मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप, जो आपने फॉर्मूला बताया था मुझे ए वेक्टर का, वो ये होता था। तो यहाँ पे कॉस थीटा तो होता था, यहाँ पे साइन थीटा होता था, तो अब यहाँ पे साइन आ रहा है, यहाँ पे कॉस आ रहा है, ऐसे कन्फ्यूज मत होना। वो ये वाली जो चीज़ बताई थी वो मैंने बताई थी इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे ए वेक्टर जो मेरा थीटा डिग्री बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि किस चीज़ के लिए क्या बताया था। ये अगर ये केस होता है कि जो वेक्टर है वो मेरा थीटा डिग्री जो एंगल बनाता है, जब वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस का बनाता है, तब मेरा ये केस लग रहा था। ये नहीं कि अब जो ये थीटा जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो थीटा है वो मेरा इसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। ओके, सो ये फॉर्मूला इसलिए भी नहीं लग रहा। और प्लस ये फॉर्मूला आगे तो मतलब कम ही लगेगा, आपको बस क्या याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा याद रखना है, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ओके, एक्स का कंपोनेंट निकालो, वाई का कंपोनेंट निकालो, दोनों को आई कैप और जे कैप से ऐड कर दो, आई कैप और ए जे को लगा के दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर मिल जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है। उसके बाद जो थर्ड है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक तो हम जो मेरा जो एक्स वाई था वो हमें मतलब ऐसे, ये मुझे जो मेरा जो ये वाली जो एक्सिस थी जिन पे मैं रिजॉल्व कर रहा था, सरफेस और परपेंडिकुलर सरफेस, वो मेरी हमेशा एक्स वाई के साथ क्या कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी। ये मेरा एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई मैं ये मानता हूँ जनरल केसेस में, डिफ़ॉल्ट केसेस में एक्स वाई मेरा प्लेन ही होता है। तो जितनी भी अभी तक जो हमने ऊपर के दोनों क्वेश्चंस किए, तो उसमें जो सरफेस वाला था और जो परपेंडिकुलर वाला था, वो मेरा क्या कर रहा था, एक्स वाई के साथ रिजॉल्व कर रहा था, एक्स वाई के साथ ओवरलैप कर रहा था। जिस डायरेक्शन में मेरा एक्स वाई था उसी डायरेक्शन में मेरे सरफेस और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन थी। अब इसमें क्या हो गया, इसमें जो सरफेस है, सरफेस का भी सरफेस इसमें ये वाली हुई, राइट, जिससे भी वो थीटा बना रहा होगा उसे हम एक तरीके से सरफेस मान लेते हैं। ओके, तो ये थीटा इससे बनाया है तो इसे हम सरफेस मान लेते हैं, और ये उसके क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन है। गुड, तो अब ये इससे थीटा बना रहा है। तो रिजॉल्व करना तो सिंपल है, रिजॉल्व क्या करते हैं, रिजॉल्व करना है तो ये कि रेक्टेंगल बना लो, जो उसे इसे डायगोनल मान लो, सरफेस की एक साइड और उसकी जो परपेंडिकुलर साइड है उसके ये वाली साइड होगी एक वेक्टर, और एक वेक्टर ये वाला होगा। ओके, और ये रेक्टेंगल बना लो, तो जो ये जहाँ पे थीटा है उसकी साइड वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा tan cos थीटा, और जो ये वाला साइड है ये होगा tan sin थीटा। ओके, अब लेकिन इसे हम इस वाले चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि tan cos थीटा आई कैप माइनस का tan sin थीटा आई कैप माइनस का, और माइनस का ही tan cos थीटा जे कैप। इस वेक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते, किस किस को समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा जो ये इधर की एक डायरेक्शन में है कंपोनेंट और एक इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो ये मेरे आई कैप और जे कैप नहीं है, तो इस वेक्टर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये कुछ अलग कैप होगा। ये अगर से ओ है और ये पी है और ये क्यू है, या फिर ये पी है सॉरी और ये क्यू है, तो जो ये आई कैप होगा ये ओ पी कैप होगा, और जो ये जे कैप होगा वो ओ क्यू कैप होगा। ओके, आई कैप और जे कैप नहीं होंगे, ये आई कैप और जे कैप नहीं होंगे, ओ पी कैप और ओ क्यू कैप होंगे। ओके, सो मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम एक्स और वाई की डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि कंपोनेंट्स, तो हम इसे आई कैप और जे कैप के तरीके से नहीं रिजॉल्व कर सकते जब तक कि हमें